हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है ज़ोमैटो की। तो उनके शेयर प्राइसेस 7% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। ऑल टाइम हाई पे वो पहुंच गए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इनका टारगेट प्राइस ₹355 कर दिया है। इस चक्कर में शेयर प्राइसेस ₹305 के आसपास पहुंचते हुए दिखाई दिए। स्विगी का भी सेम हाल यही रहा, वो भी 11.35% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने भी ऑल टाइम हाई छुआ है। और जोमेटो का तो एक बार को समझ में आ रहा है कि भाई उनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 58% मार्केट शेयर है। अगर हम फूड डिलीवरी की बात करके चले, क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट है इनका 46% मार्केट शेयर उसका है। तो एक तरह से मार्केट लीडर है। मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया कि भाई अच्छा है। इस चक्कर में जोमेटो के शेयर्स बढ़ रहे थे, मेक सेंस। बाकी स्विगी के क्यों बढ़ रहे हैं? एक रीजन हो सकता है कि भाई स्विगी अपने कमीशंस को बढ़ाने वाला है। 15% से 20 से 22% ले जाएगा। ये बड़ी चीज है भाई, मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है सारे प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप क्विक कॉमर्स की बात करो, फूड डिलीवरी की बात करो, सबके सब प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, पैसा कमाने के पीछे जा रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज उन्होंने करी है, प्लेटफॉर्म फीस निकाल के। जो पहले ₹2 हुआ करती थी, एक जमाना जब थी नहीं, तो पहले ₹2 किया गया, उसके बाद में उसको ₹10 तक ले गए। जो वो पैसा आ रहा है ना, वो प्योर उनके प्रॉफिट के अंदर आने वाला है। अब ये कंज्यूमर्स के लिए, हम जैसे लोगों के लिए तो बुरी चीज है, बट कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये चीज सही है। बाकी स्विगी इंस्टामार्ट के अंदर एड्स के ऊपर भी मोनेटाइज करने का और बेटर तरीके से प्लान कर रहा है। अगर हम जेप्टो की बात करके चले, तो भाई एक रेडिट थ्रेड निकल के आया है, जहां पर ये कहा गया है कि जेप्टो अपने कस्टमर से ज्यादा चार्ज करता है जो 30,000 से ऊपर की वैल्यू फोन्स रखते हैं। ये मुझे लगता है कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप महंगा ले रहे हो, आपको कोई और प्लेटफॉर्म सस्ता मिल रहा है, तो आप बेवकूफ हो, ये कस्टमर की गलती है। कंपनी तो कोशिश करेगी ना हाई वैल्यू प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन ठीक ठाक रखा जाए। बाकी वहां पे बात करी गई है डार्क पैटर्न्स की, जिसकी वजह से यूजर से ज्यादा पैसे निकलवाए जाते हैं, जो कि गलत चीज है। यहाँ पर कस्टमर की प्रोफाइल के बारे में बात करी गई है। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? आप जितना ऑर्डर करते हो ना, उस सबको स्टोर किया जाता है, पूरी एक हिस्ट्री बनाई जाती है आपकी, और उसके हिसाब से ना आपको रेटिंग दी जाती है। यहाँ पे समझाने के लिए आपको जोमेटो का एग्जांपल लेके चलता हूँ। आप जोमेटो से फूड डिलीवरी करवाते रहते हो, बहुत सारा खाना मंगाते रहते हो। तो जब भी आप मंगाते हो, आप स्टार्स देते हो और अच्छी खासी वैल्यू पे ऑपरेट करते हो। अब अगर आप कभी कंप्लेन डालोगे ना, तो आपको 1 मिनट के अंदर रिफंड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके रिकॉर्ड के अंदर आप सबसे ज्यादा हाई वैल्यू कस्टमर होगे। मान के चलो आपको ए रेट कर रखा होगा। दूसरा एक और स्टेज है जहाँ पर उन्होंने बी कर रखा है। मैं आपको कंसेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ। ए बी जरूरी नहीं है, अलग-अलग नोमेनक्लेचर हो सकते हैं इस चीज़ के, बट हर एक ई-कॉमर्स इसी पैटर्न का यूज़ करता है। बी के अंदर क्या हुआ? ये बंदा रेगुलर ऑर्डर नहीं करता, वन्स इन अ व्हाइल ऑर्डर करता है और ठीक-ठाक है। सी क्या हुआ? ये कभी-कभार, या पहला यूज़र है, इसने कभी 1-2 बार पहले ऑर्डर किया होगा, तो ये हो गई सी प्रोफाइल। डी प्रोफाइल में क्या हुआ? ये बंदा ज़्यादा रिफंड्स के ऊपर बात करता है, अक्सर ये रिफंड माँगता रहता है। और उसके बाद में एक एफ प्रोफाइल बना दी। एफ का मतलब है भाई ये बंदे को रिफंड देना ही नहीं है, ये बंदा फ्रॉडी है। तो इसी तरीके से ना कंपनीज़ प्रोफाइल बनाती है, जिसकी वजह से आइडेंटिफाई किया जाता है कस्टमर को, और बैकएंड में फ़िल्टर भी लगा दिए जाते हैं कि भाई अगर ये लेवल ए का कस्टमर है ना, तो ये ना शायद डिस्काउंट इसको ना भी दिया जाए तो भी ले लेगा। इसको अगर कूपन कम दिखाए जाएँगे ना, तो भी काम चल जाएगा। अगर लेवल सी का कस्टमर है, तो उसको डिस्काउंट्स दिखाओ ताकि उसका एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़े, ताकि उसको आदत पड़े हमारे से ऑर्डर करने की। तो ये चीज़ तो भाई 2015-16 से चलती हुई आ रही है, मतलब जब से मैं ई-कॉमर्स में था तब से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। बट यहाँ पे कंसर्निंग बात ये है कि इनकी सिक्योरिटी सही नहीं है और डेटा अक्सर लीक होता रहता है। इन्वेस्टर और ग्रोथ के प्रेशर के चक्कर में इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये बड़ी चीज़ है। अब प्रोफाइल के अंदर आपका ना सारा डेटा बनाया जाता है, और अगर वो लीक हो जाता है, तो आपकी एक तरह से साइकोलॉजी चली जाती है यार। ई-कॉमर्स के अंदर ना आपको ऐसा भी दिया जाता है, ये होम बायर है, ये टेक सेवी है, ये डैश है, ये डैश है। मतलब आप किस तरीके के ऑर्डर्स करते हो, वो भी प्रोफाइल में डाला जाता है। वो भी लीक हो रहा है, मतलब दिस इज़ नॉट राइट। अब ये नहीं पता कि क्या सिक्योरिटी में निकलता है, क्या नहीं निकलता, बट भाई ये चीज़ कंसर्निंग है। अगर हम मीशो की बात करके चले, तो उनके फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 का रिजल्ट निकल के आया है। 14,251 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो कि एक अच्छी चीज है। 27 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया। कंसोलिडेटेड लेवल पे बात करके चले, तो 41 करोड़ का लॉस है, जो कि बहुत इंप्रूव्ड है भाई। ये कंपनी दबा के लॉस कर रही थी, और बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है। $710 मिलियन इनके पास में अभी कैश रिजर्व पड़ा है। अगर सितंबर तक की हम बात करके चले, तो अगर हम सितंबर डेटा की बात करके चले, तो और अप्रैल के अंदर ही इन्होंने पैसा रेज किया था $250 मिलियन का, वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड है। कंपनी की सेल्स 31% बढ़ती हुई दिखाई दी है, जो कि ओवरऑल बहुत सही जा रहा है मीशो के लिए। अगर हम अल्ट्रा वायलेट की बात करके चले, जो कि इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाते हैं,
उन्होंने जोहो से 130 करोड़ रुपया रेस किया है। 2016 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, अभी तक $75 मिलियन रेस कर चुके थे। जो इनकी पहली बाइक निकाली गई थी उसका सबसे बड़ा बैटरी पैक था और उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है यूरोप की बहुत सारी जगहों के अंदर, इनफैक्ट यूके के अंदर भी। कंपनी ने 61.5 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, जिसमें 15 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू किया। इनकी बाइक्स देख तो बहुत झकास टाइप से भी है, फ्यूचरिस्टिक। बाकी कैप्टन फ्रेश की बात करके चले, $100 मिलियन उन्होंने भी रेस करे हैं, $650 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये लोग सी फूड और बाकी सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। इनका ऐसा कहना है हम डायरेक्टली फार्म से रिटेल करते हैं। अगर हम ओयो की बात करके चले तो $825 मिलियन का वो अपना टर्म लोन ले रहे हैं। इन्होंने जून 2021 के अंदर भी $660 मिलियन का टर्म लोन लिया था, जिसको इनको चुकाना है 2026 तक। और अभी ये जो पैसा रेस कर रहे हैं इसमें शायद कुछ पैसा रीपेमेंट के लिए जाएगा और कुछ पैसा मोटल 6 को खरीदने के लिए यूज होगा। $525 मिलियन लगने वाले हैं और ये ऑल कैश होगा। माना जा रहा है इसकी वजह से जो इनका एबिटा है वो $200 मिलियन में पहुंच जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज है। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर इनका आइडिया है कि ये फ्री कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे। बाकी आईफोन की बात करके चले तो उनकी इंडिया की सेल $10 बिलियन से आगे निकल गई है 7 महीने के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर ये टोटल प्रोडक्शन वैल्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें से $3 बिलियन इंडिया के अंदर बिका है और $7 बिलियन एक्सपोर्ट करके बाहर बेचा गया है। एप्पल के प्रोजेक्शंस की बात करके चले तो इंडिया से ही $10 बिलियन से ऊपर कमाना चाहता है। जो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम निकाली है ना, उसकी वजह से भाई एप्पल को तो बहुत फायदा देखने को मिल रहा है। वन प्लस भी 6,000 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट करने वाला है, वो भी अपनी फैसिलिटी बनाएगा। एप्पल जैसे काम वो भी करेगा। टाटा तो भाई माइक्रोसॉफ्ट, डेल और एचपी के लैपटॉप्स वगैरह बना सकता है। रिपोर्ट्स की मान के चले फॉक्सकॉन वाला काम करने का प्लान कर रहा है वो इस सेक्टर के अंदर। बाकी इंडिया की जो सेमीकंडक्टर चिप है ना, उसका इंपोर्ट 1.7 लाख करोड़ पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। तो भाई देखा जाए ओवरऑल फंडिंग आती हुई दिखाई दे रही है, हमको चीजें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है इंडिया के अंदर। और इसका रीजन पता क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो डाली थी जहाँ पे यही चीज समझाई थी पूरी की पूरी कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या होगा, कैपिटल इन्फ्यूज कैसे होगा, मुझे क्यों लगता है फंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। वही दिखाई दे रहा है, फंडिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उनको। बाकी ओपन एआई की बात करके चले तो डिफेंस बिजनेस के अंदर भी घुस रहे हैं। वो डिफेंस स्टार्टअप के लिए काउंटर ड्रोन सिस्टम के लिए अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, मिलिट्री यूज के लिए यूज किया जाएगा, अच्छी चीज है। बाकी भाई इन्होंने अपने प्लान के अंदर भी एक नया चेंज लेके आया है, $200 पर मंथ का प्लान निकाल दिया इन्होंने। बेसिकली ये लिमिटलेस प्लान होगा जहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, कोई कैपिंग नहीं होगी, कितनी देर तक यूज करना है करते रहो। तो जो पावर हंग्री यूजर्स है ना, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब कई लोगों को ये महंगा लग रहा होगा, बट कई लोगों के लिए यूज केस है इसका। बाकी सैम ऑल्टमैन की बात करके चले तो उन्होंने बोला है कि भाई एलॉन मस्क अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। इसका मतलब ये है एलॉन मस्क भाई गवर्नमेंट के अंदर तो आ गए हैं डोनाल्ड ट्रम्प की, अब उनको फायदा तो बहुत ज्यादा हो रहा है एलॉन मस्क को। अभी रिसेंटली उन्होंने ओपन एआई पे केस भी कर दिया है। तो अब इनको लग रहा है कि भाई ये ना हो कहीं बिल विल पास करके हमारा ही बिजनेस खराब ना कर दे। इस चक्कर में बोल रहे हैं कि भाई अपनी पावर का मिस यूज नहीं करना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प के आने से क्रिप्टो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, $1 लाख पे पहुंच गया पहली बार। स्टार्टिंग में डोनाल्ड ट्रम्प ने सपोर्ट नहीं किया था क्रिप्टो को, और अब वो कह रहे हैं यूएस को कैपिटल बनाएंगे क्रिप्टो की, चाइना से आगे निकलेंगे। बाकी बीवाईडी की बात करके चले तो वो एनवीडिया के लिए रोबोट्स बनाना स्टार्ट कर रहा है। भाई समझ में नहीं आ रहा बीवाईडी कर क्या रहा है, सब कुछ बनाया जा रहा है। बाकी विशाल मेगा मार्ट की बात करके चले तो उनका आईपीओ 11 दिसंबर को उनको खुलता हुआ दिखाई देगा। 8,000 करोड़ रुपया आईपीओ के थ्रू रेस करा जा रहा है। 30 जून 2024 तक की बात करके चले तो इनके 626 स्टोर से इंडिया के अंदर, और इनकी खुद की मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी है। बाकी एक जमाना था जब विशाल मेगा मार्ट और बिग बाजार जैसे प्लेटफॉर्म से मैं बहुत किया करता था, बट अभी जब से ऑनलाइन ऑनलाइन आ गया तो मेरे लिए तो कंजम्पशन कम हो गई है। बाकी मार्केट की बात करके चले तो पूरा हफ्ता मार्केट ग्रीन रही है भाई। 5 लगातार दिन ग्रीन बंद होती हुई हमको मार्केट दिखाई दी है। 1% ऊपर मार्केट बंद हुई। की कंट्रीब्यूटर थे इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। स्टार्टिंग में जब मार्केट खुली तो लग रही थी थोड़ी सी वीक है भाई, फ्लैट रह रही थी। उसके बाद जो रिकवरी करी है बहुत बढ़िया करी है। निफ्टी आईटी हो गया, बैंक हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, ऑयल गैस हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, सब के सब बढ़ते हुए हमको दिखाई दिए। बट पीएसयू, रियल एस्टेट, मीडिया, ये सब कुछ में प्रॉफिट बुकिंग हमको दिखाई दी है। बाकी हमको दिसंबर के अंदर वॉलेटिलिटी दिखाई दे सकती है इंक्रीज होती हुई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हॉलिडे पे जाने वाले हैं तो हमको दिखाई देगा।
एक्सपर्ट्स का कहना ये है सीमेंट, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए अगर आप उस वॉलेटिलिटी से बचना चाहते हो तो। बाकी पिछले कुछ टाइम से हम देख ही रहे हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दबा के पैसा निकाल ही रहे इंडिया से। बाकी आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।